हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन 3rd पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉनसून। तो मॉनसून होता है सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। मॉनसून इज अ सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी विंड की डायरेक्शन में चेंजेस क्यों होते हैं? लैंड और ओशन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो मॉनसून इज अ सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट जब 2 या फिर उससे ज़्यादा पार्टीज साथ में मिलकर गवर्नमेंट को रन करती हैं उसे बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार। सो कोलिजन गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर 2 or more parties join together to run the government. Parties join together in parliament or assembly to run the government. Okay, next. Now what is parliament? Parliament क्या है? ये नेशनल असेंबली है सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। पार्लियामेंट इज अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन इलेक्ट करता है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ओके, नाउ हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है? विमेन, औरतें, चिल्ड्रन, बच्चे और बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइक्सटैग। राइक्सटैग ये पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट। राइक्सटैग इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। ओके, नाउ सेक्शन बी। फर्स्ट इज स्टेट 3 आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी की 3 आइडियोलॉजी। सबसे पहले तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटरी को एक्सपैंड करना, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देन रेशियल प्योरिटी, क्योंकि जो ज्यूज थे उन्हें वो इम्प्योर मानते थे, रेशियल प्योरिटी। एंड पावर और मिलिट्री एंड मिलिटरिज्म। ये 3 आइडियोलॉजीज थी ऑफ नाजी पार्टी। नेक्स्ट इज सजेस्ट सम वेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। कुछ तरीके और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंडिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को रन करती हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। कुछ के नाम आप लिखेंगे, जैसे मनरेगा है प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, खाने के बदले काम के बदले खाना देना, वर्क प्रोग्राम। देन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सबको रोजगार देना, 100 डेज की गारंटी, ग्रामीण रोजगार योजना। जनधन प्रोग्राम, 4-5 प्रोग्राम के नाम आप इसमें लिख देंगे। ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना। ओके, नंबर 1। सेकेंड, इंडिया में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ की है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट। देन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग के अलावा, क्योंकि बहुत सारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, तो उसको हटा के दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट दी है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। ईजी एक्सेस दिया है क्रेडिट के लिए, एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके, कोई नया बिजनेस छोटा मोटा काम वो शुरू कर सकें। नंबर 5, ईजी क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेस, राशन शॉप्स होती है जहाँ पर बहुत सस्ते प्राइस पर जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है, सभी को एजुकेशन दी है, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब आप इसमें लिख देंगे। 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, हमें पता है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर, क्योंकि सनरेज मोस्ट ऑफ द डेज में बिल्कुल सीधी जाती है, तो यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। फिर पोल्स की तरफ जैसे आप जाएंगे सनरेज स्लांटिंग होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। इंडिया के बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। तो अगर साउथ में हम देखें वहाँ पर गर्मी कम होती है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में। नॉर्थ साइड में जैसे आप जाते जाएंगे वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये लैटीट्यूड की वजह से है। सो क्लाइमेट को पहले तो लैटीट्यूड अफेक्ट करता है। सेकंड ऑल्टीट्यूड, जो सी लेवल से हाइट है प्लेसेस की, ऑल्टीट्यूड जितनी हाइट पर प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा वो ठंडा होगा। और सी के पास में थोड़ा वाटर का मॉडरेटिंग इफेक्ट भी आता है, वो प्लेसेस ना तो बहुत ठंडे होते हैं ना ही गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। देन रिलीफ फीचर्स जैसे हिमालयाज़ हैं, अरावलीज़ हैं, वेस्टर्न घाट्स, ये भी अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑल्टीट्यूड डिफरेंट है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, सी लेवल से कितनी हाइट पर वो प्लेस सिचुएटेड है। डिस्टेंस फ्रॉम सी। एंड प्रेशर एंड विंड्स, मॉनसून, प्रेशर एंड विंड्स। देन ओशन करंट भी लिख सकते हैं आप, वैसे ये मेन 5 फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट मेन 5 फैक्टर्स हैं, सॉरी। नाउ सेक्शन सी, ये 5 मार्कर्स हैं। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस लिखने हैं, इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ मैनी पावर्स एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग, फर्स्ट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शंस के लिए। सेकेंड इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, ये फंक्शन है। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है जो उनके फेवर में है या फिर उनके जो अलाई है, और उन्हें डिसमिस भी कर सकता है जो कि उस पोस्ट को इफेक्टिवली रन नहीं कर रहे हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन, प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होती है डिफरेंट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज देने की, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, एंड सो ऑन। कैबिनेट मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, चेयरपर्सन होता है कैबिनेट मीटिंग्स का, जब सभी मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और सभी जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो लेता है। कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो प्राइम मिनिस्टर का ही जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। देयर डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग डिपार्टमेंट्स। देन सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करता है प्राइम मिनिस्टर, सुपरवाइज करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करता है। डिसमिस करना मिनिस्टर्स को, ये हमने कैबिनेट वाले में देख लिया था। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की, उन्हें उनके मिनिस्ट्री से हटाने की या फिर चेंज करने की, रीअलोकेट करने की। प्रेसिडेंट, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि कब पार्लियामेंट के सेशन को समन करना है, प्रोरोग करना है, और ये चीफ एडवाइज़र भी होता है प्रेसिडेंट का, गाइडेंस देता है ऑन मैटर ऑफ गवर्नेंस। इमरजेंसी पावर्स, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। जितने भी डिसीजंस हैं टू मीट एन इमरजेंसी आर द डिसीजंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री का,
प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है कंट्री को हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग में, एंड ही इज़ द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर हेड है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स का, लाइक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एट्सेट्रा। ओके, तो ये सभी आप लिख देंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है। एनी 5 और 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज़। नाजी ने जो प्रोपेगेंडा चलाया वो कैसे इफेक्टिव था ज्यूज़ के प्रति हेट्रेड क्रिएट करने के लिए। सो द नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट इज Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. उनसे पहले भी, नाजी से पहले भी क्रिश्चियंस का वो पहले से एक हॉस्टालिटी थी उनकी ज्यूज़ के प्रति। दे हैज़ बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट। ज्यूज़ को क्राइस्ट का किलर माना जाता था। नाजी की जो रेजीम थी उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया इस तरीके से, और मीडिया को बहुत केयरफुली यूज़ किया, एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और वो बहुत हद तक एक इफेक्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल रही। कुछ टर्म्स जो उन्होंने कॉइन की डिफरेंट प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आर नॉट, वो सिर्फ डिसेप्टिव ही नहीं थी, दे आर चिलिंग। फॉर एग्जाम्पल, नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब आपस में कम्युनिकेट करते थे किसी को किल करना, मर्डर करना, ये वर्ड्स वो कभी यूज़ नहीं करते थे। जब मास किलिंग होती थी, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना है, तो उसे कहा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट। इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अगर फाइनल सोल्यूशन एक वर्ड था ज्यूज़ के लिए, उनको किल करने के लिए, जो डिसेबल्ड लोग थे उनके लिए यूथेनेशिया ये वर्ड था। सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन कुछ वर्ड्स थे। इवैक्यूएशन का मतलब होता था डिपोर्टिंग द पीपल टू गैस चैम्बर्स। लोगों को मारने के लिए जब गैस चैम्बर में ले जाते थे तो उसे बोलते थे इवैक्यूएट करना। तो इस तरीके कुछ वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए बेसिकली ये लोगों के माइंड में डालने के लिए, जैसे यहाँ पर भी था उनकी आइडियोलॉजी में, कि एक रेस को वो प्योर कर रहे हैं, ये इम्प्योर लोग हैं, क्राइस्ट को इन्होंने मारा है, उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। मीडिया को बहुत केयरफुली यूज़ किया गया टू विन सपोर्ट फॉर द रेजीम एंड पॉपुलराइज इट वर्ल्ड वाइड। नाजी आइडिया वॉज स्प्रेड थ्रू आउट विजुअल इमेज से, फिल्म से, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स उन्होंने बनाए, लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए, प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई गई हेट्रेड क्रिएट करने के लिए फॉर ज्यूज़। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो मूवी है वो थी इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यू वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों के दिमाग पर ये काम करता था, जिस तरीके से वो मूवीज़ में उनको दिखाते थे, पोस्टर्स छपवाते थे, जो वर्ड्स उनके लिए यूज़ करते थे, उनके इमोशन को टैप करता था और टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एंड एज अनडिज़ायरेबल। ज्यूज जो अनडिज़ायरेबल थे उनके प्रति लोगों में हेट्रेड और एंगर पैदा करता था। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। नाजी ने इक्वल एफर्ट्स लगाए बाकी जो दूसरे सेक्शंस थे पॉपुलेशन के, उनको भी अपील करने के लिए। दे सॉट टू विन, उन्हें उनका सपोर्ट चाहिए था बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, के सिर्फ नाजी ही उन सभी जो सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स थे। मीडिया को यूज़ करना, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करना, बाकी जो दूसरे सेक्शंस है सोसाइटी के उन्हें उनका सपोर्ट लेना, लोगों के इमोशंस को टैप करना, उनके माइंड पर वर्क करना, और वर्ल्ड वाइड इसको फैलाने के लिए, और एक तरीके से जो पहले क्रिश्चियंस भी ज्यूज़ के अगेंस्ट थे उसको एक एक्सक्यूज़ के जैसे यूज़ करना कि इन्होंने पहले क्रिश्चियंस को भी मारा है। नाउ सेक्शन डी, केस स्टडी। पैराग्राफ गिवन है और फिर क्वेश्चंस होंगे। सो इवन टुडे द गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप. Many of them migrated this region in the 19th century in search of pastures for their animals. Gradually over the decade, they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. In winter, when the high mountains are covered with snow, they lived with their herds in low hills of Shivalik range. The dry scrub forest here provided pasture for their herd. By the end of April, they began their northern march.
for their summer grazing grounds. Several households came together for this journey, forming what is known as a kafila. They crossed the Pir Panjal passes and entered the valley of Kashmir. With the onset of summer, the snow melted and the mountain sides with lush green. The variety of grasses that sprouted provided rich, nutritious forage for the animal herds. By end September, the Bakarwals were on the move again, this time on their downward journey, back to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herd were grazed in the low hills. Okay, first question is who were Gujar Bakarwals? गुजर बकरवाल्स कौन थे? तो गुजर बकरवाल्स आज भी है, ये जम्मू और कश्मीर के हर्डर्स है ऑफ गोट एंड शीप. आप कहेंगे गुजर बकरवाल्स आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट and Jammu and of goat and sheep, and they are of Jammu and Kashmir. Next, now why do they migrated? वो माइग्रेट होकर क्यों आए थे? वो माइग्रेट हुए थे इस रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में 19th सेंचुरी में. सो दे माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ पैस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स. उनके एनिमल्स के लिए पैस्चर्स, जो चराने की जगह होती है, घास के मैदान, उसकी तलाश में. एक्सप्लेन द सीजनल मूवमेंट ऑफ गुजर बकरवाल्स. गुजर बकरवाल की सीजनल मूवमेंट होती है समर और विंटर्स में. विंटर में जब हाई माउंटेन्स कवर्ड होते हैं स्नो से, बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो वो अपने हर्ड को लेकर लो हिल्स में आ जाते हैं शिवालिक के. वहाँ पर जो ड्राई, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रब है, झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वो पैस्चर देते हैं, पैस्चर की तरह काम करते हैं उनके हर्ड के लिए. और फिर अप्रैल में फिर से वो नॉर्दर्न मार्च करते हैं, हाई माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं उनके समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए. एक ये सेंटेंस विंटर्स का मूवमेंट, और एक फिर ये समर का. बाय द एंड ऑफ सम अप्रैल दे बिगैन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स. नाउ नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी से था पॉवर्टी, और ये है सिविक्स से. वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट etc. are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired caloric requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex, and type of work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2,400 calories per person per day in rural areas and 2,100 calories per person per day in urban areas. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food, grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices. Okay, now first question. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired. Present formula जो है poverty line को, यहीं पर था सेंटेंस, the present formula for food requirement while establishing poverty line is based on the desired calorie requirement. प्रेजेंटली हम कैलोरी रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हैं पोवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, या फिल करेंगे ब्लैंक में. वाइल डिटरमाइनिंग द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. इंडिया में जब पोवर्टी लाइन को हम डिटरमाइन करते हैं तो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट हम देखते हैं. क्लोथिंग के लिए कितने पैसे चाहिए, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा. Now, what is average calorie requirement in India? Why it is more in rural areas? मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है और रूरल एरियाज़ में क्यों ज़्यादा है? तो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे. एक पर्सन को एक दिन में 2400 कैलोरीज चाहिए रूरल एरियाज़ में, और 2100 है पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़. और रूरल में ज़्यादा क्यों है? सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ वो ज़्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं अर्बन एरिया में जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में, तो इसलिए वहाँ पर कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फिक्स की गई है. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज मैप वर्क, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एरियाज रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होती है, माउसिन राम वाला पार्ट, और एक वेस्टर्न घाट पर। एंड देन एरियाज रिसीविंग लोवेस्ट रेनफॉल राजस्थान में, लद्दाख में। तो ये कुछ एरियाज़ आपको मेंशन करने हैं मैप पर। देख ही लेते हैं पूरा रेनफॉल का जो मैप है उसे। सो ये जो डार्क कलर में ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये वेस्टर्न घाट और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। एंड देन सबसे कम बिलो 500 मिलीमीटर ये राजस्थान का पार्ट, देन लद्दाख, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट जो शेडेड पार्ट में आता है दूसरी तरफ। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।